हेलो बच्चों, हाँ ये पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 8 सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस एट सिविक्स का चैप्टर नंबर 10 लॉस एंड सोशल जस्टिस पढ़ने वाले हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं चैप्टर। डू यू रिकॉल द स्टोरी ऑफ अ शर्ट फ्रॉम योर क्लास 7th बुक? We saw there a chain of market linked the producer of cotton to the buyer of a shirt in the supermarket. क्लास 7th में हमने स्टोरी ऑफ अ शर्ट पढ़ा था। तो उसमें हमने देखा है कि वहाँ पर मार्केट की एक चेन है जिसमें कॉटन प्रोड्यूसर लिंक्ड है बायर जो शर्ट बेचता है उससे। बाइंग एंड सेलिंग आर टेकिंग प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन। तो उस चेन के हर स्टेप में बेचना खरीदना लगा ही हुआ है। Many of the people directly or indirectly involved in the production of the shirt, the small farmer producing the cotton, the weavers of Arrot or the workers in the garments exporter factory face the exploitation or an unfair situation in the market. बहुत सारे लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है शर्ट के प्रोडक्शन में, जैसे कि स्मॉल फार्मर्स जो कि कॉटन प्रोड्यूस करता है, फिर जो उसको वीव करता है, और जो काम है जो वर्कर्स गारमेंट फैक्ट्री में वर्क करते हैं। मार्केट्स एवरीवेयर टेंड्स टू बी द एक्सप्लोइटिव ऑफ द पीपल वेदर एज अ वर्कर, कंज्यूमर और द प्रोड्यूसर। सो मार्केट में हर जगह पर लोग वर्कर से, कंज्यूमर से और प्रोड्यूसर से। टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम सच एक्सप्लोएशन द गवर्नमेंट मेक सर्टेन लॉ। और एक्सप्लोएशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए हैं। दिस लॉज ट्राई टू एंश्योर दैट द अनफेयर प्रैक्टिस आर कैप्ड एट द मिनिमम इन द मार्केट। गवर्नमेंट का मानना है कि यदि वो लॉज बनाएंगे तो उस वजह से मार्केट में जो अनफेयर प्रैक्टिस हो रही यानी जो भेदभाव हो रहा है लोगों के साथ वो कम हो जाएगा। सो लेट अस टेक अ कॉमन मार्केट सिचुएशन वेयर द लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम एक ग्लोबल मार्केट पढ़ेंगे जहाँ पर लॉज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ द इशू ऑफ द वर्कर वेजेस। यहाँ पर मेन इशू है वो है वर्कर वेजेस, यानी लोग काम तो करवा लेते हैं लेकिन उनके वर्कर्स को प्रॉपर वेजेस नहीं देते, प्रॉपर सैलरी नहीं देते हैं। प्राइवेट कंपनीज, कॉन्ट्रैक्टर्स, बिजनेस पर्सन्स नॉर्मली वांट टू मेक as much profit as they can। जो प्राइवेट कंपनीज है, कॉन्ट्रैक्टर्स है, बिजनेस पर्सन है, वो चाहते हैं कि बहुत प्रॉफिट कमाएं, बट इन द ट्राई फॉर प्रॉफिट दे माइट डिनाई वर्कर्स देयर राइट एंड नॉट पे दैम वेजेस। और वो वर्कर्स को पे वेजेस भी नहीं देते, उनको पे भी नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द आई ऑफ द लॉ इट इज़ इलीगल और रॉन्ग टू डिनाई द वर्कर देयर वेजेस। अगर कानून की बात करें तो कानून के लॉ में ये इलीगल है। अगर कोई पर्सन, अगर कोई हायर अथॉरिटी वर्कर को वेजेस पे नहीं करते हैं तो ये इलीगल है, उनके अगेंस्ट केस हो सकते हैं। सिमिलरली टू इंश्योर दैट वर्कर्स आर नॉट अंडरपेड और पेड फेयरली, देयर इज़ अ लॉ ऑन द मिनिमम वेजेस। अ वर्कर हैज़ टू पे नॉट लेस देन द मिनिमम वेजेस। एक और लॉ बनाया है मिनिमम वेजेस का, और किसी भी वर्कर को उस मिनिमम वेज से कम नहीं पे किया जाएगा। द मिनिमम वेजेस आर रिवाइज्ड अपवर्ड्स एवरी फ्यू ईयर्स। और ये जो मिनिमम वेजेस थी ये कुछ सालों में चेंज होता रहता है। As with the law on the minimum wages, which is meant to protect the worker, there are also the laws that protect the interest of the producers and the consumers in the market. So, जैसे कि मिनिमम वेजेस का लॉ है, उसके अलावा भी कई सारे लॉज बनाए गए हैं जिससे कि प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स जो हैं वो उनके इंटरेस्ट को बचाया जा सकता है। This helps to ensure that the relation between the three parties, the worker, consumer and the producer, are governed in a manner and not exploited. ये लॉ इसलिए बनाया गया है ताकि वर्कर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर के बीच में बहुत ही अच्छा रिलेशन रहे, यानी हेल्दी रिलेशन रहे और उनको किसी भी तरह का भेदभाव ना सहना पड़े। सो हियर इज़ अ पिक्चर
of the worker in a textile mill in Ahmedabad faced with a greater competition from the power looms. A majority of the textile mills closed down during the 1980 and 1990. Power looms are some units with 4 to 6 looms. The owners operate them with the hired and the family labor. It is well known that conditions of the work in the power looms are far from the satisfactory. So, some questioning parts are, why do we need a law on the minimum wages? मिनिमम वेजेस पर लॉ की ज़रूरत क्यों है? Find out what is the minimum wage for the construction worker in your state. आपके स्टेट में कंस्ट्रक्शन वर्कर का मिनिमम वेजेस क्या है? क्या तय कर रखा है गवर्नमेंट ने? डू यू थिंक द मिनिमम वेज फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्कर इज एक्यूरेट, लो और हाई? आपको क्या लगता है कंस्ट्रक्शन वर्कर का जो मिनिमम वेजेस तय कर रखा है वो सही है या कम है और या ज़्यादा है? जल्दी से अपना आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। एंड हु सेट्स द मिनिमम वेजेस? मिनिमम वेजेस कौन सेट करता है? जल्दी से ये सारे क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में लिखकर या मुझे इसे लिंक के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर देना। सो वाटर आर द पीपल ऑफ चेन्नई। पानी और चेन्नई के लोगों के बारे में पढ़ेंगे। सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल लाइक द मिस्टर रामागोपाल live in Annanagar, Chennai. This area looked lush and green with the lawns maintained by the generous sparring of water. तो जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे यानी जो ऑफिसर्स थे जैसे कि रामा गोपाल, वो अन्नानगर चेन्नई में रहते थे। तो वहाँ का जो एरिया था लश एंड ग्रीन विथ लॉन मेंटेन बाय द जनरस स्पैरिंग ऑफ वाटर, वहाँ का एरिया पूरा हरा भरा लगता था क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा हुआ करता था और पानी की वजह से पूरा एरिया ग्रीन दिखाई देता था यानी हरा। Bungalows have the tap water for the major part of the day. और वहाँ पर जो बंगलोज थे वहाँ पर टैप्स थे यानी नल लगे हुए थे, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। दिन भर में जब भी उनको पानी की ज़रूरत हो वो नल चालू करके पानी निकाल सकते थे और उस पानी का यूज़ कर सकते थे। On days when the water supply is inaccurate, Mr. Ramagopal speaks to the senior officer whom he knows in the municipal water board, and a water tanker is easily arranged for his house. So, अगर कभी उनको पानी ऐसा लगता था कि पानी की सप्लाई प्रॉपर नहीं है, एक्यूरेट अमाउंट में पानी नहीं आ रहा है, तो वो उनके सीनियर ऑफिशियल को बोलते थे जो कि म्यूनसिपल वाटर कॉरपोरेशन में है, तो वो वाटर टैंकर यानी एक टैंकर भिजवा देते थे ताकि उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए यानी उनको पानी प्रॉपरली मिल जाए। लाइक मोस्ट एरियाज ऑफ सिटी, सुब्रमण्यन अपार्टमेंट इन द मलापुर सफ़र्स फ्रॉम द वाटर शॉर्टेज। कई सारे एरिया थे जहाँ पर पानी की कमी थी, जैसे कि यहाँ बताया है सुब्रमण्यम अपार्टमेंट इन द मलारपुर। दिस एरिया गेट्स म्यूनसिपल वाटर वंस इन 2 days। यहाँ पर म्यूनसिपल पार्टी की तरफ से पानी दो दिन में एक बार आता था। सो अ प्राइवेट बोरवेल मीट सम ऑफ द रेसिडेंट वाटर नीड। सो बहुत सारे लोगों ने प्राइवेट बोरवेल कर रखा था ताकि वो अपनी नीड को फुलफ़िल कर सके। बोरवेल वाटर इज हाउएवर बैकरेज so that the residents used it in their
it in their toilets and for the washing. For other uses, water is purchased from the tankers. Subramaniam spends up to 500 to 600 per month on buying the water from tanker. सुब्रमण्यम महीने के 500 से 600 रुपये खर्च करते थे वाटर टैंकर मंगाने के बस. So for drinking water, residents have installed the water purification system in their homes. So पीने के पानी के लिए उन्होंने अपने अपने घरों में वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगा लिया था ताकि पानी प्यूरिफाई होकर आए. अगर पानी गंदा भी है तो वो प्यूरिफाई होकर आएगा और वह प्यूरिफाइड वाटर को यूज़ कर सकते फॉर ड्रिंकिंग. Siva lives on a ranch on the first floor of a house in the Madipakkam and gets water once in 4 days. So Siva रेंट पर रहती थी और उसको 4 दिन में एक बार पानी मिलता था. शॉर्टेज ऑफ वाटर इज़ वन मेजर रीज़न वाई सिवा कैन नॉट ब्रिंग हिज फैमिली टू चेन्नई. पानी की कमी एक बहुत ही बड़ा रीज़न था जिस वजह से सिवा अपनी फैमिली को चेन्नई में नहीं लाई थी. फॉर ड्रिंकिंग सिवा बाय द बॉटल्ड वाटर. पीने के पानी के लिए सिवा बॉटल लेकर आती थी, पानी की बॉटलें ले आती थी और उसी से अपना गुजारा करती थी, यानी उसी से वो पानी पिया करती थी. पद्मा वर्क्स एज अ डोमेस्टिक हेल्पर इन द Saidapet and lives in the nearby slum. So पद्मा डोमेस्टिक हेल्प थी और जो कि आसपास के स्लम में यानी आसपास की झोपड़ी में ही रहा करती थी, चौल में रहती थी वो. She pays a rent of 650 for the hutman which has neither a bathroom nor a tap connection. तो वो अपने रेंट के 650 देती थी एक हटमैन को जहाँ पर ना ही बाथरूम था और ना ही टैप कनेक्शन यानी पानी के नल का कनेक्शन था. For 30 such hutmans there is a common tap at one corners and which water comes from the wall well for the 20 minutes twice daily. So वो बताती है कि वहाँ पर जो 30 बस्तियाँ थी सभी के लिए कॉमन टैप था, कॉमन नल था उस गली के कॉर्नर पर जहाँ पे पानी आता था सिर्फ 20 मिनट के लिए, लेकिन दिन में 2 बार. A family gets to fulfill a maximum of 3 buckets within this time. The same water is used for washing and drinking. जो पानी बोरवेल से आता था वो ही वॉशिंग में भी काम आता और वो ही ड्रिंकिंग में भी काम आता था. In the summer the flow becomes a trickle so that one family gets water only at the cost of another. People have to wait longer hours for the water tankers. Now here are some questions. So you have seen the 4 situation illustrated above. हम लोगों ने 4 अलग अलग सिचुएशन देखी. Based on this, what impression do you get of the water situation in Chennai? So उन सिचुएशन को देखकर आप क्या बताते हैं कि चेन्नई की सिचुएशन कैसी है. नेक्स्ट, पिक आउट द वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर फॉर द हाउस होल्ड यूज फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन अलॉन्ग साइड. यहाँ से कुछ हाउस होल्ड ऐसे बताना है कि कौन सी सोर्सेस है जहाँ से उनको पानी मिलता था अपने हाउस होल्ड यूज़ के लिए. नेक्स्ट, व्हाट in your view are similar and what is different in the Subramaniam and the Padma's experience. आपके व्यूज़ के अकॉर्डिंग क्या सिमिलर है और क्या डिफरेंट है सुब्रमण्यम और पद्मा के एक्सपीरियंस. राइट ए पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द वाटर सप्लाई सिचुएशन इन योर एरिया. सो आपके एरिया में वाटर सप्लाई की क्या सिचुएशन है, कैसी सिचुएशन, इस पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है और पैराग्राफ लिखने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है. Next is, why does the water flow in a trickle in summer in most places in India? Find out. Discuss, is there a general shortage of water for everyone in Chennai? क्या पानी की कमी जनरल प्रॉब्लम है चेन्नई में, सभी को ये फेस करनी पड़ती है? आपको क्या लगता है? Can you think of 2 reasons why different people get varying amount of water? So whatsoever you think, you have to write in your copy and click one photograph and send me in the comment section.
वाटर एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ। वाटर हमारी लाइफ का एक फंडामेंटल पार्ट है और ये हमारा राइट है कि हम पानी का उपयोग कर सकें। वाटर इज़ असेंशियल फॉर लाइफ एंड फॉर द गुड हेल्थ। पानी हमारी लाइफ के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नॉट ओनली is it necessary for us to be able to meet our daily needs, but safe drinking water can prevent many water related diseases. सिर्फ यही नहीं कि पानी हमारी सिर्फ डेली नीड्स को ही फुलफ़िल करता है, बट पानी हमें हमेशा साफ़ पानी पीना चाहिए, नहीं जो कि हमको वाटर रिलेटेड डिसीज़ से बचाता भी है। India has one of the largest number of cases of disease such as the diarrhea, dysentery, cholera. इंडिया में बहुत सारे केसेस होते हैं वाटरबोर्न डिसीज़ की वजह से, जैसे कि डिसीज़ बता रखी है, डायरिया है, डेनेस्ट्री है, कॉलेरा, ये सब पानी, गंदे पानी की वजह से होती है। Over 1,600 Indians, most of them children below the age of 5, reportedly die every day because of the water-related disease. 1600 से ज़्यादा लोग, बच्चे जो कि 5 साल की उम्र से छोटे हैं, कम है, वो रोज़ मर रहे हैं क्योंकि वाटर रिलेटेड डिसीज़ की वजह से। दिस डेथ कैन बी प्रिवेंटेड द पीपल हैव द एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ये डेथ को हम तभी प्रिवेंट कर सकते हैं, लोगों को तभी बचा सकते हैं जब वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर ले, यानी साफ़ पानी पीने के लिए ले। The Constitution of India recognizes the right to water as being a part of the right to life under the Article of 21. जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसने एक लॉ बनाया है कि सभी को राइट है पानी के लिए, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट बन गया है अंडर द आर्टिकल नंबर 21. दिस मीन दैट it is the right of every person, whether rich or poor, to have the sufficient amount of water to fulfill his or her daily needs at the price that he or she can afford. So, इस रूल के अकॉर्डिंग, इस आर्टिकल नंबर 21 के अकॉर्डिंग ये हुआ है कि सभी लोगों के लिए इक्वल राइट है, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी को सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर मिलेगा ताकि वो अपनी डेली लाइफ को अच्छे से फुलफ़िल कर सके और वो जो भी पानी है उसका जितना भी प्राइस वो अफोर्ड करते हैं उसको उसी प्राइस में वो पानी मिल सके। इन अदर वर्ड्स, देयर शुड बी द यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि हर जगह पानी की प्रॉपर फैसिलिटी की जाएगी। There have been several court cases and both the High Courts and the Supreme Court have held that the right to safe drinking water is the fundamental right. So कई सारे केस है, हाई कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है, जिसमें ये है कि सभी लोगों को हक है कि वो साफ पानी पिए। In 2007, the Andhra Pradesh High Court restarted this while hearing a case based on a letter written by the villager of Mehboob district on the contamination of the drinking water. The villager complaint was the textile company was discharged a poisonous chemical into the stream near his village, contaminating the groundwater, which was the source of irrigation and the drinking water. उन्होंने बताया कि 2007 की बात है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में केस लगा था जिसमें उन्होंने बताया कि एक फैक्ट्री है, वो अपना कंटेमिनेटेड वाटर, यानी जो वहाँ से केमिकल्स निकल रहे, पॉइजनस केमिकल्स निकल रहे हैं, वो पानी में निकाल रहे हैं, जिससे कि ग्राउंड वाटर पूरा कंटेमिनेट हो रहा है, यानी गंदा हो रहा है। और वो जो विलेजर्स है वही पानी का यूज़ करते इरिगेशन में, खेती बाड़ी करने में भी और पीने के लिए भी। ये केस लगा था कि वो लोग केमिकल्स, पॉइजनस केमिकल्स पानी में ना छोड़े। द जज डायरेक्टेड द Mahabubnagar district collector to supply 25 लीटर of water to each person in the village. तो वहाँ के जज ने डिसाइड किया कि महाबूबनगर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को बोला गया कि सभी के घर पे, हर एक पर्सन के घर में, जो भी विलेज में रहते हैं, सभी को 25 लीटर पानी दिया जाएगा। आशा जज ने डिसीज़न लिया।
So, right to water entitles everyone to sufficient, safe, acceptable, physical, accessible, and affordable water for the personal and the domestic use. United Nations 2002. पब्लिक फैसिलिटीज़ पब्लिक की क्या क्या फैसिलिटीज़ है लाइक वाटर देयर आर अदर असेंशियल फैसिलिटीज़ दैट नीड टू बी प्रोवाइडेड फॉर एवरीवन लास्ट ईयर यू रीड अबाउट टू अदर सच फैसिलिटीज़ हेल्थ केयर एंड द सैनिटेशन सो पानी के अलावा भी हमारे पास कई सारी ऐसी फैसिलिटीज़ है जो कि सभी को मिलनी चाहिए सो लास्ट ईयर हम लोगों ने पढ़ा है हेल्थ केयर और सैनिटेशन के बारे में सिमिलरली देयर आर थिंग्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी उसी की तरह एक और टर्म इलेक्ट्रिसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्कूल्स एंड कॉलेज दैट आर ऑल्सो नेसेसरी जो भी ज़रूरी है दिस आर नोन एज अ पब्लिक फैसिलिटीज़ इसी को पब्लिक फैसिलिटीज़ कहा जाता है द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स of a public facility is that once it is provided its benefit can be shared by many people so in public facility का benefit ये है कि यदि ये एक बार मिल जाए किसी को तो ये कई सारे लोगों तक शेयर की जा सकती मिल जाती है For instance, a school in a village will enable many children to get educated. जैसे कि अगर गांव में एक स्कूल है तो उस स्कूल बना तो एक ही बार है लेकिन उसकी जो फैसिलिटी है वो कई सारे बच्चों को एजुकेट कर रही है वो कई सारे बच्चों को एजुकेशन दे रहा है सिमिलरली द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू एन एरिया कैन बी यूज़फुल फॉर मैनी पीपल उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई हो रही है किसी एरिया में वो कई सारे लोगों के लिए यूज़फुल है Farmers can run the pump set to irrigate their fields. People can open the small workshop that run on the electricity. A student would find it easier to study and the most people in the village will benefit in some way or the other. सो इस वजह से अगर कोई भी पॉलिसी एक बार शुरू हो जाए पब्लिक फैसिलिटी एक बार हो तो वो कई सारे लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करती है जैसे कि अगर कोई फार्मर ने एक पम्प सेट कर लिया तो वो उसके फील्ड में इरिगेशन का काम करेगी अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है स्कूल है तो स्कूल कई सारे बच्चों को एजुकेशन देगा जिस वजह से सिर्फ एक लोगों को नहीं सिर्फ 1 या 10 लोगों को बेनिफिट नहीं मिलेगा आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी उसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा द गवर्नमेंट्स रोल Given that the public facilities are so important, someone must carry the responsibility of providing this to the people. So, हमने यहाँ पढ़ा कि पब्लिक फैसिलिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये किसी ना किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सभी लोगों तक प्रोवाइड करवाए जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है वो सभी सिटीजन्स तक जाए दिस समवन इज़ द गवर्नमेंट यहाँ पर जो समवन है वो है गवर्नमेंट सो एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो फैसिलिटी है वो सभी तक पहुँचे यानी सारे सिटीजन्स तक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू एंश्योर दैट द पब्लिक फैसिलिटी आर मेड अवेलेबल टू एवरीवन सो एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है गवर्नमेंट का कि वो उनको एंश्योर होना पड़ेगा कि ये जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है वो सभी तक अवेलेबल हो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग रह जाए सभी को मिलनी चाहिए सो लेट अस try and understand why government must bear this responsibility. So हम यहाँ पढ़ेंगे और जानेंगे कि गवर्नमेंट ही क्यों इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाती है We have seen that the private companies operate for the profit in the market. हम लोगों ने देखा कि जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो प्रॉफिट के लिए मार्केट में काम करती है You have read about in this chapter on the story of shirt in your class 7th book ये हमने एक स्टोरी ऑफ शर्ट में पढ़ रखा है in most of the public facilities there is no profit to be had जैसे कि पब्लिक फैसिलिटीज़ में कोई प्रॉफिट नहीं होता है फॉर एग्जाम्पल व्हाट प्रॉफिट आर एक्योर्ड टू अ कंपनी फॉर कीपिंग द ड्रेन क्लीन और रनिंग एन एंटी मलेरिया कैंपेनिंग अ प्राइवेट कंपनी विल probably not be interested in undertaking such work so
जैसे कि हम एग्जांपल दे सकते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर ड्रेन्स क्लीन रहे, एंटी मलेरिया कैंपेन हो, तो इस वजह से उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है। लेकिन कोई भी प्राइवेट कंपनी इस काम को करने में इंटरेस्टेड नहीं होती, क्योंकि प्राइवेट कंपनी हमेशा अपने प्रॉफिट के बारे में सोचती है। बट फॉर other public facilities such as the schools and the hospitals, private companies may well be interested. लेकिन अगर कोई स्कूल खोलना है या हॉस्पिटल की कोई फैसिलिटी है तो प्राइवेट कंपनी हमेशा इंटरेस्टेड रहती है। वी हैव मैनी ऑफ दिस पर्टिकुलरली इन द लार्ज एरिया। सिमिलरली, if you are living in the city, you will have seen the private companies supplying the water through the tankers or supplying the drinking water in the sealed water. हम लोगों ने देखा है कई सारी सिटीज़ में प्राइवेट कंपनीज टैंकर्स प्रोवाइड करवाती है और ड्रिंकिंग वाटर भी सप्लाई करती है सील्ड वाटर में। On such cases, private company provided the public facility but at the price that only some people can afford. लेकिन प्राइवेट कंपनीज जो है वो पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड तो करती है, लेकिन उसकी प्राइस ऐसी होती है कि कुछ ही लोग उसको अफोर्ड कर पाते, सभी लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। Hence, this facility is not available to all at an affordable rate. इसलिए ये फैसिलिटी सभी के लिए अवेलेबल नहीं रहती अफोर्डेबल रेट में। If we go by the rule that the people will get as much as they can pay, for the many people who cannot afford to pay for the facilities will be deprived of the opportunity to live in the decent lives. So, clearly, this is not the desirable option. Public facilities relate to the people's basic need. Any modern society requires that these facilities are provided so that the people's basic needs are met. The right to life that the Constitution granted is for all the people living in the country. So, जो right to life है कॉन्स्टिट्यूशन ने लागू किया है, संविधान ने लागू किया है, तो ये सभी लोगों पर लागू होता है। जो भी भारत का निवासी है सभी के लिए सेम रूल फॉलो अप होगा। द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रोवाइड द पब्लिक फैसिलिटीज देयरफॉर मस्ट बी दैट ऑफ द गवर्नमेंट। So where does the government get the money for the public facility? Yes, it's a very good question कि public facilities के लिए गवर्नमेंट को पैसा मिलता कहाँ से है? So इसका आंसर हम जानेंगे। Every year you must have heard that the government budget being presented in the parliament. हर साल हम सुनते हैं कि गवर्नमेंट का बजट पार्लियामेंट में जाता है। न्यूज़ में हर वक्त हमको हर साल देखने को मिलता है। दिस इज एन अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस दैट द गवर्नमेंट हैज़ मेड ऑन द प्रोग्राम इन द पास्ट ईयर्स एंड हाउ मच इट प्लान टू स्पेंड इन द कमिंग ईयर। सो वहाँ पर वो बजट बता दिए कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ में उसने बजट कितना अमाउंट पे किया था, कितना उसका बजट है लास्ट ईयर, क्या कौन कौन से प्रोग्राम्स हुए थे जिसमें कितना कितना पे किया उन्होंने। सो वो अब आने वाले साल में जो प्रोग्राम होने वाले हैं उसके बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पार्लियामेंट हाउस में जाके बताते हैं कि अपकमिंग इवेंट्स कौन कौन से और अपकमिंग इवेंट्स में कितने पैसे लगने वाले हैं। In the budget, the government also announced that the various ways in which it plans to meet the expenses. The main source of revenue for the government is the tax collected from the people, and the government is empowered to collect this tax and use them for such programs. So, जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है उनका, तो वो हम ही लोगों से यानी जनता से जो टैक्स कलेक्ट करते हैं वहीं से उनको पैसे मिलते हैं। टैक्स कलेक्ट करने के बाद वो हमारे ही पैसे हमको फैसिलिटीज़ के रूप में दे देते हैं। For instance, to supply the water, the government has to incur the cost in the pumping water, carrying it over the long distance, laying the down pipes for the distribution, treating the water for impurities, and finally collecting and treating the wastewater. It means that the expense is partly from the various taxes that it's collected, partly by charging a price. The price it's set so that the people can afford a certain minimum amount of water for their daily use. Here's the chart of central government supply money on the rupees goes to. So, state's share of tax and duties 24 paise, interest payment 18p, central sector scheme 10p,
12 sponsor scheme 9p, defines 9p, subsidiaries 9p, finance commission and the other transfers 8p, 8%. Other expenses 8%, pension 5%. So बच्चों, I hope you understand each and every topic of this video, and if you